तो गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, शुभोदय। आप लोगों को जो है आज मैं बाजार दर्शन जो है इस निबंध का पढ़ाऊंगा, इस निबंध को पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और बाजार दर्शन, जिसको भी इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में मार्केटिंग फिलॉसफी कहिए। मार्केटिंग फिलॉसफी हम लोग जो है कॉमर्स में एक मार्केटिंग सब्जेक्ट ही है। आप लोगों को शायद अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ना भी हो तो कोई बात नहीं। जैसे फाइनेंस सब्जेक्ट है, बैंकिंग है, वैसे ही जो है मार्केटिंग भी सब्जेक्ट है बीकॉम में। कॉमर्स जो भी बच्चे लेते हैं उन लोगों के लिए। और उसमें फिर मार्केटिंग में जो है एमबीए भी है, एमबीए एमसीए वगैरह है। तो बाजार दर्शन का मतलब इंग्लिश में हम कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे मार्केटिंग। किसी वस्तु को मार्केटिंग कैसे किया जाए, एक चीज। मैं ये सब चीज बताने से पहले मैं आपको पहले लेखक का परिचय बहुत जरूरी है। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। जैनेंद्र कुमार जी, इनके उपन्यास हों, इनके कहानियां हों या इनके निबंध हों, इनकी महारत जो है साहित्य के अंदर, चाहे पद्य गद्य इनका जो है क्षेत्र रहा है, विधा रही है, जिसमें उन्होंने उपन्यास लिखे हैं बहुत। त्यागपत्र, सुनीता, बहुत ही परख। मैं आपको एक एक करके उपन्यास बताते चलूंगा। उपन्यास है, इसके बाद इनकी कहानियां हैं, और इनके बाद जो है निबंध है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक, इनके जितने भी पात्र हैं या निबंध को विषय हैं, या फिर उपन्यास के पात्र हो या कहानियों के पात्र हो या निबंध का जो विषय, ये मनोवैज्ञानिक है, जिसको हम जो है इंग्लिश में, अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी। तो प्रेमचंद के बाद, अगर हिंदी साहित्य के अंदर प्रेमचंद के बाद कहानीकार के रूप में समझिए या उपन्यास के रूप में समझिए, उपन्यासकार के रूप में समझिए, प्रेमचंद के बाद जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि लेखक हुए हैं। कहानीकार या उपन्यासकार कहिए या लेखक हुए हैं। जहां पर प्रेमचंद की जो उपन्यास या कहानी गद्य जो भी उन्होंने लिखा, उसमें आदर्श और यथार्थ था। इनके उपन्यासों में और कहानियों में जो यथार्थ के साथ मनोवैज्ञानिक यथार्थ के साथ ये लेकर चलते हैं। अब यह मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजिस्ट को हम कहते हैं मन में उठने वाली भावनाएं और भावनाओं के साथ जो व्यक्ति का जो द्वंद्व होता है, परस्पर जो द्वंद्व होता है विचारों में, सोच में, इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और ये व्यक्ति के जीवन में होता है, और व्यक्ति के साथ जो परिवार में होता है उसमें भी है, समाज के साथ भी है द्वंद्व। बहुत बार क्या होता है कि समाज जो हमें कहता है, समाज ने जो लकीर खींच के रखी है, उससे हमारा द्वंद्व होता है, हम उससे अलग ढंग से सोचते हैं। तो द्वंद्व मैंने जैसे कहा, तो इनके पात्र जो हैं, कहानी के पात्र, उपन्यास के, मनोवैज्ञानिक धरातल पर इनके पात्र हैं जितने भी हैं। और वहां पर जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म गति तक गए हैं, अंत तक गए, और वहां से जो मन में उठने वाली जो डिफरेंट भावनाएं हैं, उन सबको लेकर चलते हैं। इनसे पूर्व जो कुछ लिखा जा रहा था कहानियों और निबंधों में, कहानियों और उपन्यासों में, वहां पर आदर्श था, यथार्थ था, पर मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं वो कम थी। मतलब एक व्यक्ति का एक क्षण, एक व्यक्ति के मन के अंदर गुजरने वाला जो एक क्षण होता है, उस क्षण के अंदर व्यक्ति क्या सोचता है, और उस सोचने के बाद वो किस तरह से करता है, और उसकी परिणति क्या होती है, इस चीज के बारे में हमें बताया इन्होंने सविस्तार, या कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है चीजों को लेकर वो चलते हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र का नाम चर्चित रहे। नारी मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास और कहानियां लिखने में उन्होंने अभूतपूर्व दक्षता दिखाई। इनके जो पात्र हैं, पुरुष तो हैं, पर नारी ज्यादातर पात्र है। जैसे मैंने आपको सुनीता के बारे में बताया, सुनीता जो उपन्यास है, आप नाम से ही देखते हैं कि उपन्यास के जो नाम है वो सुनीता है, एक स्त्री का है। तो मैं जब आपको तृतीय सेमेस्टर में, मतलब द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर और चौथी सेमेस्टर में जब मैं कविताओं को आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें दिनकर हैं, मैत्रीशरण गुप्त है, ये बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने
स्त्रियों के पात्रों को लेकर, ऐतिहासिक स्त्रियों के पात्रों को लेकर जो है इन्होंने कविताओं की रचना की या महाकाव्यों की रचना की। या उपन्यास की जब हम बात करते हैं, जयनेंद्र कुमार के उपन्यास, वो कहते हैं कि इनके जितने भी उपन्यास हैं उनमें नारी चरित्र को लेकर लिया है। नारी के चरित्र के अंदर या फिर नारी के मन के अंदर जो द्वंद है, तो द्वंद क्या है? परिवार के बीच में उसकी स्थिति, एक माता के रूप में, एक पिता के, एक पत्नी के रूप में, या एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, वो कहां पर है, और समाज की जो मान्यताएं हैं उनके उनसे उनका उसका टकराव कैसे होता है। पारिवारिक मान्यताएं जो हमारे सामने एक परिवार के रूप में आदर्श रखा जाता है, वो आदर्श और यथार्थ, इन दोनों के बीच की जो लकीर है उसको लेकर जो है मनोविज्ञान, इसको लेकर जो है नारी के मन में जो उठने वाले प्रश्न है और प्रश्नों का जवाब ढूंढने वाली नारी, और उसके बाद उसकी परिणति कि कैसे। तो सुनीता हो या त्याग पत्र हो या परख हो या सुखदा हो, इन सभी उपन्यासों के अंदर जो है नारी पात्रों को लेकर उन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक नारी की जो सोच है उसको लेकर उन्होंने लिखने का प्रयत्न किया, लिखा है, और बहुत ही सफल रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि प्रेमचंद के बाद अगर बहुत ही ज्यादा चर्चित कोई लेखक हुए हैं गद्य विधा के अंदर, ये जैनेंद्र जी। तो इन्होंने जो है, जैनेंद्र ने अपने पात्रों के सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों के साथ मनोवैज्ञानिक पहलू को खोज करने का करके उन्हें बड़े कौशलता से प्रस्तुत किया। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होकर उभरती हैं। जैनेंद्र के उपन्यासों में घटना की संगठनात्मकता पर बहुत कम बल दिया गया। जैसे मैंने कहा कि प्रेमचंद के या यशपाल के, जैसे यशपाल भी है प्रेमचंद के समकक्ष समकालीन जो उपन्यासकार है यशपाल है, तो इनके यहाँ जो है घटनाओं का जो है प्रमुख है, घटनाओं का प्रमुखता मिलती है। पात्रों को लेकर तो चलते हैं, पर पात्रों के से ज्यादा घटनाओं को लेकर इन्होंने उपन्यास लिखे। प्रेमचंद है या फिर यशपाल है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है, भगवती चरण वर्मा है, मतलब उस समय के बहुत सारे उपन्यासकार जो समकालीन उपन्यासकार है समझिए, या उसके परवर्ती समझिए, पूर्ववर्ती तो बात नहीं करेंगे, परवर्ती प्रेमचंद की बात की। इन लोगों ने घटनाओं को लेकर जो है, और वो घटनाएं समाज के अंदर जो सालों से गुजर रही है, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हो, धार्मिक परिस्थितियां हो, या आर्थिक परिस्थितियां हो, या सामाजिक परिस्थितियों को लेकर जो उपन्यास लिखे हैं, उन सबके अंदर घटनाएं प्रमुख हैं। पात्र आते चलते हैं, पात्रों के माध्यम से घटनाओं का विश्लेषण हुआ करते हैं, पर इनके उपन्यासों के अंदर जो पात्र है वो घटनाएं कम है, पात्र की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसको लेकर उन्होंने ज्यादातर लिखा है। और उन पात्रों के अंदर जो नारी पात्र हैं, वो नारी पात्र जो पढ़े लिखे पात्र हैं, याद के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पात्र हैं, तो उनके अंदर जो है दार्शनिकता भी है, मनोवैज्ञानिकता के साथ इनके पात्रों के जो विचार है, उनकी जो सोच है, उसके अंदर हमको दार्शनिक चेतना का जो है हमको प्रभाव दिखाई देता है। और उसके बाद जो है इन्होंने फिर जो निबंध लिखे, जो मैं आज आपको निबंध पढ़ा रहा हूँ, जिसको हम बाजार दर्शन कहते हैं, बहुत विस्तृत रूप से समझाऊंगा, क्योंकि आज का जो युग है, जिस वर्तमान समय में हम लोग जी रहे हैं, ये जब निबंध लिखा गया था, कम से कम आज से 50 साल पहले लिखा गया था, 50 नहीं 60 साल के आसपास में, क्योंकि 1988 में 1988 में इनकी मृत्यु हुई, तो 1988 का मतलब ये हुआ कि आज से 32 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनका जो ये जो निबंध है, इनके जो है मृत्यु से कम 30 साल पहले, ये समझिए कि 60 साल पहले। और 60 साल पहले जो इन्होंने देख लिया था कि मार्केटिंग जो बाजार है किस तरह से मनुष्य को अपना गुलाम बना लेता है। आज वर्तमान स्थिति में, मतलब 60 साल के बाद जब हम इस लेसन को या इस निबंध को हम पढ़ रहे हैं, इस एसे को पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि और ज्यादा हम जो है व्यक्तिगत रूप से हम बाजार के दास बन गए, नौकर बन गए। बाजार ने हम पर जो है कब्जा कर लिया, हमारे शरीर पर नहीं, मन पर, हृदय पर, सब पर कब्जा कर लिया। मैं धीरे धीरे आपको समझाता चलूंगा आगे कि बाजार ने किस तरह से हम पर कब्जा किया है और बाजार की नीति क्या होती है। जैसे दर्शन जब कहा है, दर्शन का मतलब होता है कि बाजार जो है मनुष्य के जो कंज्यूमर है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर, मतलब जो किसी वस्तु को खरीदने वाला जो है उसकी आंखों से देखता है बाजार, और आंखों से देखकर हमारी सोच को बदल देता है। वो हमारी सोच पर जो है कंट्रोल कर रहा है मार्केट। आप जितने भी विज्ञापन देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं,
जितने भी विज्ञापन देखेंगे, विज्ञापन जो है हमारे दिमाग को, दिल को, सोच को, मन को और अंततः हमारे शरीर पर कंट्रोल कर रहा है। तो ये मैं आगे धीरे धीरे बताते चलूंगा। पहले इनके जयेंद्र जी के बारे में बताएं। तो इनके जो निबंध है, इन निबंधों के अंदर जो है वैचारिक निबंध, वैचारिक निबंध है, मनोवैज्ञानिकता के साथ वैज्ञानिक। जैसे मैंने कहा बाजार, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, मतलब मनुष्य का मनोविज्ञान को किस तरह से मार्केट जो है, बाजार जो है पकड़ता है और पकड़कर वो किस तरह से गुलाम बनाता है व्यक्ति को। ये सिंपल सी बात है। जब हम क्या कहते हैं, निबंध के नाम ही देख रहे हैं, जो नामकरण है उसका, तो उसमें तो इनके जो है उपन्यासों के बारे में बता दिया। फिर मैंने कहा नीलम देश की माँ, राजकुमारी, पाजेब, एक रात, दो चिड़िया इत्यादि जो है इनके कहानी संग्रह है। और इनके जो समय और हम, जैनेन्द्र के विचार, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम मंथन इत्यादि इनके जो है मनोवैज्ञानिक निबंध है। और मनोवैज्ञानिक सामाजिक निबंध भी इनमें आते हैं। तो प्रस्तुत निबंध जो है बाजार दर्शन में समकालीन भौतिकतावादी। ये भौतिकतावादी का मतलब क्या हुआ? हम इसको अंग्रेजी में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो मटेरियलिस्टिक का वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? जो हमारे सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, घर हो, मकान हो, घर में रखा हुआ फर्नीचर हो, कि इवन पेड़ हो। अगर पेड़ की बात करें, अगर हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं, पेड़ है हमारे सामने खड़ा है और पेड़ पे जो फल उग रहे हैं, फूल उग रहे हैं। जिसको फूलों की जरूरत होगी तो कोई पेड़ को जो है फूलों की दृष्टि के कारण ही देखेगा। वो फूल चाहे गले में पहनने के लिए हो, या फिर आरती पे चढ़ाने के लिए हो, या फिर ईश्वर के भगवान के मंदिर के अंदर जाकर हम वहां पर चढ़ाएं, या फिर दरगाह पर जाकर चादर के साथ फूलों की माला चढ़ाएं। मतलब फूल, जिसको फल खाने वो फलों की दृष्टि से देखेगा। अगर एक फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति है तो उसको पेड़ के अंदर जो है, पेड़ के तनों के अंदर, पेड़ की जो मेन तना होता है उसके अंदर उसको जो है फर्नीचर की चीजें दिखाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वस्तु तो अपने आप में एक है, पर उस वस्तु का जो बाजार का रूप है, बाजार में उसका रूप परिवर्तन होने के बाद किस तरह से दिखाई देता है, ये जो है मार्केट जो है बाजार की दृष्टिकोण से मनुष्य देखता है उस वस्तु के। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो बाजार दर्शन निबंध है, ये आज की भौतिकतावादी दृष्टिकोण से लिखा गया है। भौतिकता मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आज जो है हमारे संबंध हो, व्यवहार हो या वस्तुएं, ये जो है मार्केट के हिसाब से, मार्केट के कारण या मार्केट डिसाइड करता है, चाहे व्यक्ति और व्यक्ति का संबंध क्यों ना हो। अगर छोटा सा उदाहरण है, विवाह एक संस्था है, चाहे वो किसी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी जाति के अंदर क्यों ना हो, किसी देश के अंदर क्यों ना हो, विवाह भी एक संस्था है। विवाह एक संस्था, तो मतलब विवाह संस्था का मतलब क्या हुआ? स्त्री और पुरुष का मिलन, जहां पर पुरुष और स्त्री एक दूसरे से विवाह करके एक गृहस्थी बसाते हैं और संसार को आगे बढ़ाते हैं, दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्त्री और पुरुष मिल रहे हैं, और ये तो मानसिक संबंध है, आत्मिक संबंध है, शारीरिक संबंध भी है। पर बाजार इसमें आ जाता है, याद रखिए, बाजार कहीं अछूता नहीं है। एक व्यक्ति जब सवेरे उठता है तब से लेकर रात के सोते समय तक हर क्षण बाजार आपके साथ है। बाजार डिसाइड करता है कि आपको करना क्या है। उदाहरण के रूप में, जैसे ही आप सवेरे उठते हैं तो उठने के बाद आप सबसे पहले जो है बाथरूम में जाते हैं। तो जैसे ही आप बाथरूम जाते हैं तो आप जो कमोड पर बैठते हैं शौचालय के अंदर, वहां से बाजार प्रारंभ है। या आपने जो घर में शौचालय बनाया तो उसके अंदर जो कमोड है, चाहे वो पाश्चात्य कमोड है जिसको वेस्टर्न कमोड कहते हैं, या फिर इंडियन कमोड जिसको भारतीय कमोड कहते हैं, कौन सा यूज कर, वो हो गया। जैसे ही आप जो है दांत साफ करने के लिए ब्रश उठाते हैं या दंत मंजन लेते हैं या टूथपेस्ट लेते हैं, दंत पेस्ट जो होता है वो लेते हैं, वहां से आपका मार्केट स्टार्ट हो जाता है। आप किस पेस्ट को यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों प्रयोग कर रहे हैं उन पेस्टों का, उस ब्रश को ही क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्या कारण है कि उस पेस्ट को छोड़कर आप दूसरा पेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर उस टूथपेस्ट को लेकर
आप प्रयोग भी कर रहे हैं कि नहीं, इस बार मैंने ये प्रयोग किया, दूसरी बार दूसरा प्रयोग करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि विज्ञापन में वो दिखाया गया। जैसे हम देखते हैं कि भाई कोलगेट कोलगेट का है, उसमें देखते हैं कि नमक है या नहीं। फिर अगर हम पतंजलि दंत शक्ति पे चले जाते हैं, या फिर आजकल तो फिर कोलगेट ने भी खुद अपना दंत मंजन दंत शक्ति वेद शक्ति करके निकाला है। या फिर डाबर का जो हम देखते हैं रेड डाबर का है, वैद्यनाथ डाबर का है, वैद्यनाथ का है। तो अलग अलग मंजनों के अंदर अलग अलग जो टूथपेस्ट है उसके अंदर वो कौन कौन सी चीजें डाल रहे हैं जो हमारे दांत की सफाई के लिए, दांतों के लिए, या दांत में जो मसूड़े हैं, दांत जिनमें जिनसे बंधे हुए हैं, उन मसूड़ों के लिए क्या क्या जरूरत है, वो इस चीज का विज्ञापन करते हैं। चाहे टीवी पर हो, या बाहर रोड पर होर्डिंग होर्डिंग पर हो, या फिर रेडियो पर हो, मतलब जहां भी आप जाते हैं, जहां जहां जिन चीजों को हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट इस रूप में आएंगे। और आने के बाद क्या होता है कि वो हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं धीरे धीरे। जिस भी विज्ञापन को हम बार बार देखेंगे, किसी भी वो बार बार जब हम देखते हैं, तो जब हम मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो वहां पर हम देखते हैं कि हम दुकानदार से, या फिर अगर बड़े से शॉपिंग मॉल गए या किसी जनरल स्टोर पे गए, तो हम पूछते कि हमें ये चाहिए। तो ये क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए कि हमने बार बार हमारे विज्ञापन देख देख कर जो है हमारे दिमाग के अंदर भर दिया गया विज्ञापनों के द्वारा। मार्केट ने हमारे अंदर जो भर दिया कि आपको यही खरीदना, और इसके अंदर ये चीजें हैं, और उसके अंदर वो चीजें नहीं है। तो मार्केट करता क्या है, वो धीरे धीरे हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा करना शुरू करते हैं, कब्जा कर लेता है। हमारी जो निर्णय शक्ति है, सही क्या है गलत क्या है, इस जो शक्ति है, इसको धीरे धीरे मार्केट क्या कर देता है, अपने अधीन कर लेता है, अपने हाथों में ले लेता है, हमें एक वस्तु की तरह छोड़ देता है। तो जैसे मैंने कहा विवाह संस्था, तो विवाह अपने आप में एक मनुष्य का जो है अत्यधिक क्या कहिए, अत्यावश्यक है। स्त्री और पुरुष को मिलना ही, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक हो, आत्मिक। तो वहां जब प्रारंभ होता है, तो हम देखते हैं कि फिर स्त्री और पुरुष का जब संबंध की बात आती है, या फिर विवाह करने की बात आती है, तो फिर हम फिर वहां पर मार्केट घुस जाता है, या हमारी सोच घुस जाती है कि लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी है, लड़का कहाँ तक पढ़ा लिखा है, लड़का क्या कर रहा है, कौन सी नौकरी कर रहा है, लड़की कौन सी नौकरी कर रही है, उसकी हॉबियां क्या क्या है, वो क्या क्या करना जानती है, क्या क्या कर सकती है, फिर लड़का क्या क्या कर सकता है, क्या क्या जानता है, उसकी जो नौकरी है उसमें वो कितना कमाता है, लड़की कितना कमाती है। ये सब चीज भौतिक चीजों के अंदर आती है। फिर ये उठता है कि भाई कद और काठी कितनी है, मतलब ऊंचाई और नीचाई कितनी है, रूप रंग कलर कितना है, कौन कौन सी भाषाएं हम लोग जानते हैं, चाहे पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, ये सब चीजें बात आती है। फिर वहां पर लड़की वाले बैठकर ये सोचते हैं कि अगर लड़के या लड़की की शादी हो जाए, तो दोनों जो है, दोनों कमाएंगे, खाएंगे, निभाएंगे क्या जिंदगी भर। तो ये सब चीजें मार्केट डिसाइड करता है। जैसे मैंने कहा कि पहले जो है, आज से 70-80 साल पहले, 90 साल पहले, शादियां जो है नाई नाई जो गांव के नाई हुआ करते थे वो डिसाइड करते थे, वो मिलाते थे, ब्राह्मण और नाई। आज जो है मेट्रिमोनियल साइट्स आ गई, मतलब जो है जहां पर आपको जो है विवाह संस्थाएं, वैवाहिक संस्थाएं, जो आपकी बायोडाटा को ले लेती है और दूसरे की बायोडाटा से मिलाती है, मिलान किया जाता है। इसी बीच जो है एक वेब सीरीज आई थी, मैं आपको बताता चलूं, इंडियन मैच मेकिंग, जो भारत में है और अमेरिका में वगैरह है। तो मैच मेकिंग किस तरह से किया जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती है, और ये जो है पूरा बाजार डिसाइड करता है, याद रखिए। लड़का लड़की फिक्स हो गए, उसके बाद फिर शादी। तो शादी के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, और कौन कौन से कार्यक्रम में क्या क्या यूज करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या पहनेंगे, और किस तरह से होगा। तो उसके लिए फिर जो है हिंदुस्तान के अंदर, जो मैंने कहा कि वर्तमान समय में इवेंट मैनेजमेंट है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ खर्चा करना है, और आपकी वो शादी जो है कितने दिन में कैसे कैसे करना है, वो सब चीज जो है देते चलेंगे, मिलता चलेगा आपको, सब कुछ वो डिसाइड कर लेंगे। आपको सिर्फ पैसों, आप जो है पैसों का इंतजाम कर लीजिए। तो हमारी हैसियत से लेकर हमारी खर्च करने की जो शक्ति है,
उसके आधार पर जो है वो आपको इवेंट मैनेजर वाले डिसाइड करते, फिर वही मार्केट बाजार आ गए। तो मनुष्य के जो है मतलब पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माता पुत्री हो, या भाई बहन हो, या दोस्त हो, या कोई भी हो, तो सब लोगों के रिलेशन के बीच में जो संबंध है, मानसिक संबंध है, उनके अंदर मार्केट आकर बैठ गया। वो डिसाइड करता है कि आपके संबंध कैसे होने चाहिए, आप कैसे जिंदगी बिताएंगे, आपको करना क्या है। तो इतना ज्यादा मतलब जो मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी जो विचार हमारे अंदर आ गए, तो वो विचार जो है वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि वस्तुएं जो है मनुष्य के लिए, इस भौतिकवादी समाज के अंदर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, भौतिकवादी समाज के अंदर अब क्या हो गया, मनुष्य वस्तुओं के लिए बन गया। जबकि वस्तुएं मनुष्य के लिए होती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे टेबल हो, कंप्यूटर हो, रेडियो हो, या फिर ये कहिए हमारे सामने जो आज का सेलफोन है। सेलफोन एक्चुअली है क्या, कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बात के लिए पहले टेलीफोन बना, क्योंकि ये सुगम है और तुरंत जो है हम लोग बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेलफोन का आविष्कार हुआ। तो सेलफोन का पहला वही था। सेलफोन से पहले पेजर का आविष्कार हुआ, जहां पर हम जो है अपने बात, क्योंकि टेलीफोन जो है सिर्फ घर में रहता था, हमारे साथ लेकर घूम नहीं सकते थे, तो आज से 20-22 साल पहले पेजर का आविष्कार हुआ कि हमने जो है अपने मित्र को, जो उसके पास भी पेजर है, हमने एक समाचार रखा, उसके पास वो पहुंचा और उसने फिर हमको समाचार दे दिया। उसका सेलफोन आया। तो सेलफोन क्या हुआ कि हमको सिर्फ बातचीत करने की, जहां पर बैठे वहीं से जो है तुरंत बात करें, क्योंकि घर में टेलीफोन हो सकता है पर घर के बाहर तो नहीं हो सकता। पर आज सेलफोन किसके लिए हो गया, आज कम्युनिकेशन के लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए हो। सबसे बड़ी बात है एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट के अंदर फिल्में भी देख सकते हैं, न्यूज भी सुन सकते हैं, और फोटो भी ले सकते हैं, और फोटो को भेज भी सकते हैं। मतलब जो है उस एक सेल फोन के अंदर जो सब चीजें आ गई, मतलब बाजा पूजा, जैसे मैंने कहा वस्तुएं मनुष्य के लिए होती है, पर अब हुआ यह है कि मनुष्य वस्तुओं के लिए बन गया। उसने जो है, मार्केट ने जो है मनुष्य के दिमाग पर कब्जा कर लिया है, और वो मार्केट डिसाइड करता है कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। पहले जब हमारे माता पिता के समय में या दादा दादी के समय में जब कपड़े खरीदे जाते थे, तो कपड़े जो है उस समय ये देखकर खरीदा जाता है कि कपड़े कितने दिन तक टिकेंगे, उसकी लॉन्गेविटी के बाद, मतलब जो है वो कितने दिन तक कपड़े टिकेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल। तो वो उसकी यूटिलिटी जो हुआ करती थी वो कितने दिन तक हुआ करती थी। कपड़े की क्वालिटी देख ली जाती थी कि वो कितने दिन तक टिकेंगे, हम कितने दिन तक इस कपड़े को पहन सकते हैं, जिससे कि वस्तुएं बार बार खरीदना ना पड़े। पर आज भौतिकवादी समय में ये हो गया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हम कपड़ों को टिकना नहीं देखते, कितने दिन तक टिकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि फैशन जो है हर रोज बदल रहा है। तो जैसे जैसे फैशन बदलेगा, तो हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो पुराने होते जाएंगे। तो या पुराने होने, कपड़ों का पुराने होने का मतलब है कि हम पुराने हो गए। मार्केट ये सोच कहता है कि आपके कपड़े नए नहीं है, तो आप बैकवर्ड हैं अपने समाज के अंदर, हम पुराने हैं। तो मार्केट क्या करता है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर 6 महीने में जो है फैशन बदलता जाता है। तो उस फैशन के हिसाब से हम कपड़े खरीदते हैं। तो खर्चा जो हम कमा रहे हैं वो किस तरह से खर्च करेंगे, वो मार्केट डिसाइड। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, मतलब सवेरे से लेकर, जैसे मैंने कहा कि जैसे आप सवेरे उठते हैं, तो आप जैसे ही बाथरूम के अंदर घुसते हैं अपने स्नान घर के अंदर, तो एक तो कमोड हो गया, उसके बाद फिर आपके हाथ में रहता है टूथब्रश या टूथपेस्ट। आप कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, ये बाजार डिसाइड कर रहे हैं। वो आपके दिमाग के अंदर पहले जो, जिस टूथपेस्ट को पहले आप यूज करते थे, वो उसको पोंछ कर, उसको साफ करके बताता है मार्केट, विज्ञापन, जो विज्ञापन है कि नहीं, आप जो प्रयोग कर रहे थे उसके अंदर ये चीज नहीं थी और इसके अंदर ये चीज है, तो आप ये खरीदें। ये इस जो चीजें इसके अंदर जो इंटीग्रेंट्स डाले गए हैं, जो चीजें डाली गई हैं, वो आपके दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए अच्छा है, तो आप ये प्रयोग कीजिए। आप वो प्रयोग करना शुरू करते थे। फिर देखते हैं कि 6 महीने बाद फिर एक और नया दंत मंजन आ गया, टूथपेस्ट आ गया, जो हम जो इससे पहले प्रयोग कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बता रहा है, विज्ञापन में वो बता रहा है कि आप अब तक जो प्रयोग कर रहे थे वो ठीक नहीं थे, वो ठीक तो थे पर उनके अंदर ये कमियां थी, और हम इस ये कमी को दूर कर रहे हैं और हम ये दे रहे हैं, आप ये देखो। तो हर 6 महीने के अंदर हम जो टूथपेस्ट को ही चेंज करते जाते, बदलते जाते।
तो क्यों बदल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि बाजार कह रहा है, इसलिए नहीं कि हमको दांतों को ही सिर्फ साफ करना है। टूथब्रश का या टूथपेस्ट का काम ये दांतों को साफ करना है, मसलों को मजबूत बनाना है, बस इतना ही। हमारे मुंह के अंदर जो बदबू आती है सवेरे उठने के बाद, उसको साफ करना है। पर मार्केट क्या कर रहा है, हर 6 महीने में हमारी चीजों को बदल रहा है, चाहे ब्रश हो या टूथपेस्ट। चलो हमने टूथब्रश कर लिया, टूथपेस्ट हो गया, सब साफ सफाई होगी, अब नहाने के लिए खड़े हो गए। तो पहले समय में क्या होता था, जिस साबुन से नहाते थे उस साबुन से ही हम सर धोते थे। सर के बाल अगर रोज नहाते हो, सर से अगर रोज नहा रहे हो, तो वो ये हुआ कि उसी साबुन से हम सर धो लेते थे, उसी साबुन से हम शरीर को धो लेते थे। अब ऐसा नहीं रहा। इन 50-60 सालों के अंदर, 70 सालों के अंदर, ये समझिए शैम्पू आ गए। पहले एक आध दो प्रकार के शैम्पू हुआ करते थे, अब आप मार्केट में चले जाइए तो 1000 प्रकार के शैम्पू मिल जाएंगे। 1000 नाम से, 1000 ब्रांड के, और 1000 तरह के, और 1000 जो है बॉटलों के अंदर भरे हुए, अलग अलग बॉटलों के भरे हुए हमको मिल जाएंगे। हमारा सर तो एक ही है, उस सर पे रहने वाले बाल भी एक ही है, पर उसके लिए 1000 तरह के शैम्पू और 1000 तरह की कंपनियां। ये आश्चर्य की बात। तो जब भी हम कोई शैम्पू खरीदने के लिए आती है, जब भी नया मार्केट में कोई शैम्पू आता है, तो अपनी अपनी विशेषताओं को लेकर आता है, और वो विशेषताओं को लेकर आने के बाद वो आप समझाने की कोशिश करता है कि आपने इतने दिन तक जो शैम्पू यूज किया सर के बाल के लिए, वो जो है ठीक नहीं था। अब हम जो ला रहे हैं, क्योंकि नया रिसर्च आया है मार्केट में, नई चीजें आई हैं, नई सोच आई है, आप इसको यूज करें, प्रयोग करें। हम उससे तुरंत अभिभूत हो जाते हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है विज्ञान का, मतलब विज्ञापन का, और हम उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने बाद फिर एक नया। हमें मालूम है बचपन में हम जब नहाते थे तो हमारे हमारे पास शायद एक ही साबुन हुआ करता था, लाइफ बॉय, और उसका विज्ञापन था, वो अभी भी चल रहा है 50-60 साल से। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ये जिंगल हुआ करता था उसका। अब क्या हो गया, अब आपको मार्केट में सैकड़ों तरीके के साबुन मिल जाएंगे, सैकड़ों तरीके के साबुन। उसके अंदर अब जो है एक नया आया है, जिसको हम मानकर चलते हैं, जिसको ऑर्गेनिक, जिसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं किया। पहले जब हमारे बूढ़े दादा दादियां थी, वो शरीर को रगड़ रगड़ कर जो है साफ करते थे, और उनका मैल धुल जाता था, और जो बदबू होती थी वो चली जाती थी। फिर साबुन का प्रयोग करने लगे। अब क्या है कि हमारे सामने सैकड़ों साबुनों की कंपनियां, सैकड़ों नामों के साथ हमारे सामने आती है, और हर बार कोई जब नया साबुन आता है तो उसके अंदर ये विशेषताएं दिखाने की कोशिश, हजारों नाम। अगर आप देखेंगे, हम जो है कभी जब मार्केट में, परेशानी ये है कि व्यक्ति जब वस्तुओं को खरीदने के लिए जाता है तो वो भ्रमित हो जाता है, वो सोच में पड़ता है। किसी किराना शॉप में जाएंगे तो वहां पर कम मिलेंगे, पर आप किसी मॉल में जाएंगे या सुपरमार्केट में जाएंगे, जिसको आजकल सुपर मार्केट नाम दिया गया, तो वहां पर देखेंगे कि अगर साबुनों का एक रैक होगा, मतलब जहां बहुत सारे साबुन रखे जाते हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हैं। भ्रम क्या होता है, भ्रम ये है कि हम कौन सी वस्तु खरीदें, और उसमें भी फिर लालच। जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग का काम ही क्या है, बाजार का काम ये है कि मनुष्य के अंदर लालच को पैदा करना, मनुष्य के अंदर इच्छाओं को पैदा करना। जो इच्छाएं हमारे अंदर नहीं है, जो लालच हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे अंदर पैदा करता है। लालच और इच्छा जो है नेगेटिव शब्द है। लालच पैदा करना और इच्छा, इच्छा जो है वहां से पैदा होती है जहां पर हमारे अंदर हीन भावना हो, वहां से पैदा होती है इच्छाएं। और इच्छाओं के बाद फिर लालच, लालच के बाद फिर संग्रह, और संग्रह के बाद जो है दूसरों का नुकसान। हम इस तरह से जो है नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सकारात्मकता के से लेकर हम नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई आप बाथरूम से बाहर आ गए, नहाए, शैम्पू से नहाए, अलग अलग शैम्पू से, फिर आपने जो है ठीक है शरीर को साफ किया, नहा लिए, धो लिए, तो बाहर आने के बाद फिर तौलिया जो खरीदते हैं वो अलग अलग कंपनियों के,
तो तौलियों से ज्यादा परेशानी होती है हम लोगों को बनियान और ड्रायर, जो कच्छा और बनियान रहता है उसके लिए, कि कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी की हम बनियान पहने। फिर उसके लिए विज्ञापन आ गया, फिर वो सलमान खान आ जाते हैं, आमिर खान आ जाते हैं, या फिर कोई और खान आ जाते हैं, या कोई और कुमार आ जाते हैं हमारे सामने, जैसे अक्षय कुमार वगैरह जो फिल्मी स्टार हैं। ये लोग जो है बनियान और कच्छे का विज्ञापन, तो कच्छे और बनियान भी हमारे सामने सैकड़ों हैं कि हम कौन सा कच्छा पहने और कौन सा बनियान पहने, जिसको हम अंडरवियर कहते हैं। तो अंडरवियर के फिर तरीके आ गए। पहले क्या हुआ करता था हमारे पिताजी के समय में, वो लट्ठे का कपड़ा हुआ करता था, जिसको दक्षिण उत्तर भारत में लट्ठा कहा जाता है। उस लट्ठे का कपड़ा खरीदा, दर्जी के पास गए, दर्जी है हमारे हिसाब से जो है साइज के हिसाब से जो है कच्छा बनाकर नाड़ा डाल के दे देता था, और हमारे पिता पहनते थे। और जो है उस समय बनियान नहीं हुआ करते थे, आज से 70 80 90 साल पहले जब हमारा दादा का जमाना था, तो उस समय वो जो है वो एक अंदर का जो पहनने का अंगरखा जिसको हम कहते थे वो पहनते थे। जो लट्ठे के कपड़े, सफेद जो लट्ठा का कपड़ा मोटा कपड़ा होता था उससे सिला जाता था, और उसमें जेब भी रहती थी जिसमें पैसे वगैरह रख के हम जा सकते थे। उसके ऊपर जो है वो कुर्ता पहनते थे, धोती और कुर्ता पहनकर चलते थे। और अब क्या हो गया, बनियान के अलग अलग तरीके, अलग अलग, अब तो रंगों में, पहले सफेद ही हुआ करता था, सफेद निकाल दिया, अभी मल्टी कलर रंगों में आ गया बनियान। तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे उठने से लेकर जैसे जैसे हम अपने कार्यक्रम, दिन भर के कार्यक्रम करते चलते जाते हैं, तो उसके साथ फिर हमारा शुरू हो जाता है। फिर पहुंचे, जैसे बनियान और हमने बनियान और कच्छा पहना, और जैसे हम पहुंचे ड्रेसिंग टेबल के सामने, फिर वहां अलग अलग पाउडर जो हम यूज करते हैं। तो गर्मियों के लिए पाउडर जो अलग है प्रयोग करने के लिए, सर्दियों के पाउडर अलग है, उस पाउडर जो प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर अलग अलग जो है विशेषताएं हैं। ये ये चले, हमने कपड़े पहने, पैंट शर्ट हो तो फिर पैंट शर्ट में जैसे मैंने कहा कि अगर आप जीन्स पैंट पहन रहे हैं तो हजारों मार्केट के अंदर, पैंट पहन रहे हैं तो आजकल रेडीमेड पैंट मिलते तो उसमें हजारों, शर्ट पहन रहे हैं तो उसमें हजारों। मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है सवेरे उठने से लेकर रात के सोते समय तक कि जो मार्केट डिसाइड ना करता हो। तो हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हम जो पैंट या जीन्स पैंट या टी शर्ट या शर्ट पहन के जा रहे हैं तो उसका नाम झलके, तो जैसे ही नाम के साथ फिर वो टैग जुड़ा होता है कि आप अच्छा ये पहन रहे हैं, आप कितना मिनट जस्ट खड़े, तो उसके साथ टैग जुड़ा होता है, एक नाम जुड़ा होता है, और हम उस नाम और टैग जो होता है वो हमारी पहचान को, वो हमारी आर्थिक जो हमारे पास संपन्नता है, शक्ति को बताने की कोशिश करता है। वो शक्ति को दिखाएगा कि आपकी आर्थिक शक्ति क्या है, आपकी संपन्नता क्या है। तो व्यक्ति की जो पहचान है उसके गुणों के कारण नहीं है, व्यक्ति की जो पहचान है उसके खुद के कारण नहीं है, व्यक्ति की पहचान जो है उसके गुण के कारण, या फिर कहिए उसके व्यक्तित्व के कारण उस व्यक्ति की पहचान नहीं है। पहचान किस चीज से मार्केट क्या कर रहा है, बाजार ये करता है वस्तुओं के द्वारा मनुष्य की जो है पहचान कराने की कोशिश, जबकि वस्तुओं के कारण मनुष्य की पहचान नहीं होनी। जैसे मैंने कहा मनुष्य जो है वस्तुओं के लिए नहीं बना है, वस्तुएं मनुष्यों के लिए बनी है, मनुष्य के लिए बनी है। पर मार्केट ने क्या किया, बाजार ने क्या किया, बाजार ने ये किया कि वस्तुओं के कारण मनुष्य की पहचान बनाना शुरू कर। तो जैसे मैंने कहा कि हम बाथरूम से बाहर आए, कच्छा बनियान पहना, उसके बाद जो है हमने कपड़े पहने, तो कपड़े जो जींस है या टी शर्ट है या फिर पैंट है या फिर शर्ट है जो हम पहन रहे हैं, वो सब चीज भी ब्रांडेड, जिसको हम ब्रांड कहते हैं। तो आपकी हैसियत जो है जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी हैसियत कपड़े बनाते हैं कि आप किस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, किस नाम के कपड़े पहन रहे हैं, किस क्वालिटी के कपड़े पहन रहे हैं। वो जो कपड़े हैं आपको, आपके संपन्नता को, आपकी स्थिति को जो है बाजार के अंदर या बाहर जो है आपको स्थापित करें। ये जो सोच है, ये बाजार जो है हम पर इस तरह से हावी हो रहा है। और उसके बाद फिर आप फ्रेगनेंस जिसको हम कहते हैं, कपड़े पहनने से पहले जो हिंदी के अंदर उसको इत्र इत्र कहा जाता है, जो हमारे पुरानी बस्ती में जो है, हैदराबाद की पुरानी बस्ती में बहुत सारे इत्र के शॉप हैं जहाँ पर आप उन इत्रों को खरीद कर जो है कपड़ों पे लगा सकते हैं, या बगल अगल में जहाँ जहाँ
लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लोग तो जो है छोटी सी जो है रुई को लेकर उसमें भिगोकर जो है कान में लगा लेते हैं, जो दिन भर खुशबू देता है। जो फ्रेग्रेंसेस, जैसे मैंने कहा कि भाई परफ्यूम, फिर आप देखते हैं कि उसमें हजारों तरह के परफ्यूम, अलग अलग समय के परफ्यूम, मतलब जैसे में गर्मी है, बारिश है या ठंड का, वो अलग अलग परफ्यूम, और परफ्यूम जो है किस तरह से जो है आप प्रयोग करते हैं, ये चीजें हुई। अगर एक स्त्री बाहर आ गई है, बाथरूम से बाहर आने के बाद, तो उसके स्त्री के कपड़े, अंग वस्त्र जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहेंगे अंग्रेजी के अंदर अंडर गारमेंट, जो आप कौन सी चीज को यूज कर रहे हैं, कौन सी साइज को यूज कर रहे हैं, कौन सी तरह के यूज कर रहे हैं, कौन सी फैशन की यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें आती हैं स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए। फिर जैसे मैंने कहा कि फिर कपड़े, चाहे वो सलवार सूट हो, सलवार कमीज हो, या फिर जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, चाहे साड़ी हो या फिर जीन्स वगैरह हो, टी शर्ट्स वगैरह हो, मतलब जो भी कपड़े पहन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इन मार्केट ने हमारी संस्कृति को बदल दिया, कल्चर जिसको हम कहते हैं ना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और ये बहुत ही ये कहेंगे कि जानने वाली बात है कि हमारी संस्कृति को किस तरह से मार्केट ने धीरे धीरे बदल दिया। ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेसन है, क्योंकि हमको बाजार से बाहर निकलना है। यहाँ पर लेखक भी हमको ये बताने की कोशिश करता है कि मार्केट अगर हमको कंट्रोल करना शुरू कर देगा तो हम अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हमको मार्केट को कंट्रोल करना है, बाजार को कंट्रोल करना है, जिससे कि कंट्रोल में रह सके। जैसे मैंने कहा कि सकारात्मकता से जो है नेगेटिविटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मार्केट हमको उस तरफ ले जाता है। तो कल इस लेसन को मैं पूर्ण करूंगा, थोड़ी बहुत मतलब जो इस निबंध की जो है रूपरेखा आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गई। धन्यवाद।